चलिए, तो बेसिकली अब हम शुरुआत करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। और केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको पढ़नी है इस चैप्टर की, वो है बेटा SN1 एंड SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल SN1 और SN2 से। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स। केमिकल रिएक्शंस में मैं सबसे पहले आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा रहा हूं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो फर्स्ट है हमारा, वो है SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। SN1 रिएक्शन, देखिए SN1 को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर भी कहा जाता है। इट्स अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, इट्स अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और ये जो वन है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑर्डर। तो ऑर्डर कैसा है इसका? वन है। याद है हमारे केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ा था कि ऑर्डर वन कब होता है। ठीक है, तो ये उसी ऑर्डर की रिएक्शन है जब हम ऑर्डर वन पढ़ रहे थे। चलिए रिएक्शन देखते हैं जनरली। कि मान के चलिए आपके पास इस तरह का कोई कंपाउंड था जिसमें यहां एक ग्रुप लगा हुआ था, लेट्स से एल। दिस ग्रुप एल इज स्टैंड्स फॉर लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप ये टूट के जाएगा। ठीक है, लीविंग ग्रुप ये छोड़ के जाएगा इस कार्बन की कंडीशन को। अब देखिए होता क्या है कि जब आप न्यूक्लियोफाइल को एंटर कराते हैं, किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक आप कराते हैं, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा कि लीविंग ग्रुप हट गया, उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल आके लग गया, और एल जो है एल माइनस की फॉर्म में बाहर निकल गया। तो ये आपका प्रोडक्ट है। ठीक, आप इस रिएक्शन मैकेनिज्म को अगर आप पढ़ेंगे, ये जो रिएक्शन है इसका अगर आप मैकेनिज्म पढ़ते हैं, तो मैकेनिज्म होता है दो स्टेप में। कैसे होता है ध्यान से देखेंगे। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में स्टेप नंबर वन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। कैसे बनता है कार्बोकटायन? ये मॉलिक्यूल था ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एल। ठीक है, यहां से क्या हुआ, ये बॉन्ड टूटा, ये एल पर अपनी डेंसिटी शिफ्ट हुई, ये बॉन्ड टूटा और ये कार्बोकटायन बन गया। जैसे ही ये कार्बोकटायन बना, ये कार्बोकटायन बना सी पॉजिटिव, और यहां पर क्या निकला? एल माइनस। ठीक है, लीविंग ग्रुप। और ये रिएक्शन जो है, ये जो स्टेप है, ये कैसा स्टेप होगा? स्लो होगा कि फास्ट होगा? जल्दी से बोलो। स्लो होगा, बिल्कुल स्लो होगा, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, और दूसरे स्टेप में क्या हो रहा होगा? दूसरे स्टेप में क्या हो रहा होगा? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करता है कि भैया जो कार्बन मॉइटी आपकी बनी थी, कार्बोकटायन बना था, वो न्यूक्लियोफाइल उसके पास जाएगा अटैक करने के लिए, और अटैक करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दे देगा अटैक करने के बाद। दिस इज दी प्रोडक्ट। ठीक है, और ये कैसा स्टेप होगा? स्लो होगा कि फास्ट होगा? फास्ट होगा। और फास्ट इसलिए होगा क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन को इंक्लूड करता है। देखिए बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए ना रिएक्शन में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या है? एनर्जी रिलीज होती है। तो जब एनर्जी रिक्वायर्ड, तो इट्स अ स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे बॉन्ड टूटता है। और बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन एक बहुत फास्ट स्टेप है, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है, सिस्टम स्टेबलाइज हो जाता है। तो अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को देखें, दोनों स्टेप्स को देखें, तो पहला स्टेप हमारा स्लो स्टेप था और दूसरा स्टेप हमारा फास्ट स्टेप है। तो जो भाई स्लो स्टेप होता है ना, देखो केमिकल काइनेटिक्स कहता है जो स्लो स्टेप है उसी को नाम दे दीजिए आरडीएस। आरडीएस माने रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोलते हैं इसे? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये क्या करता है? ये रेट को डिटरमाइन करता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो इसके हिसाब से जो रेट लॉ है उसमें क्या लिखा जाना चाहिए? खाली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड, क्योंकि इस पूरे स्टेप में कहीं पर भी न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। तो जो रेट है, वो रेट कैसे लिखा जाएगा कि रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो रेट खाली एक की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट है, इसीलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहा जाता है। इसीलिए इसको यूनिमॉलिक्यूलर या फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है।
फर्स्ट ऑर्डर, यूनिमोलिकुलर या फिर फर्स्ट ऑर्डर, और तभी आप इसका नाम पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर SN1 मैकेनिज्म है ये। चलिए अभी फिलहाल इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करते हैं। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या है कि जब आप टेट्राहेड्रल कार्बन को, ये हमारा टेट्राहेड्रल कार्बन था भाई, इस टेट्राहेड्रल कार्बन का अब हम वेज एंड डैश प्रोजेक्शन पूरी तरह से बना लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो होता क्या है, ये हमारा टेट्राहेड्रल कार्बन है, वेज एंड डैश प्रोजेक्शन में मान के चलिए आपका कोई लिविंग ग्रुप पीछे वाली पोजीशन पे लगा हुआ है। आप जब ये लिविंग ग्रुप को तोड़ते हैं, यानी कि ये बॉन्ड को आप तोड़ते हैं, तो आपका कार्बन एक ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में आ जाता है। यहाँ ज्योमेट्री क्या थी, sp3 हाइब्रिडाइज था, टेट्राहेड्रल था, sp3 हाइब्रिडाइज था, टेट्राहेड्रल था। और यहाँ ज्योमेट्री कैसी है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ट्रायगोनल प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ट्रायगोनल प्लेनर है। ठीक है, अब ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ट्रायगोनल प्लेनर सिस्टम है, इसके ऊपर तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि ये तो प्लेनर सिस्टम है पूरा। और ये अगर प्लेनर सिस्टम है तो दो तरह के हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं वो मिलने चाहिए हमें। पहला कंपाउंड तो एग्जैक्टली वही जिस पर, जहां से लिविंग ग्रुप गया था उसी पोजीशन पर हमारा न्यूक्लियोफाइल आ जाए, कुछ इस तरीके से। और दूसरा कंपाउंड हमें मिलना चाहिए कि हमारा जो अपोजिट डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में हमारा न्यूक्लियोफाइल आ जाए। सो हमारा न्यूक्लियोफाइल यहाँ होगा और ये पीछे का बॉन्ड ऐसे खाली। तो अब क्या होता है कि बेसिकली 50-50 जो रिएक्शन है वो 50-50 हो रही है। 50-50 कैसे हो रही है कि आपका जो कन्फिग्रेशन था, आपका जो कन्फिग्रेशन था, वो कन्फिग्रेशन जो भी था यहाँ पर, जो भी कन्फिग्रेशन था, जो भी कन्फिग्रेशन था उसी कन्फिग्रेशन में 50% तो वही कन्फिग्रेशन रह गई और 50% जो कन्फिग्रेशन है वो पूरी चेंज हो गई। इस प्रोसेस को बेटा रेसमाइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेसमाइजेशन, रेसेमाइजेशन। ठीक है, रेसेमाइजेशन बड़ा पूछा गया है सवाल कि रेसेमाइजेशन क्या होता है। तो रेसेमाइजेशन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर ये किसको इन्वॉल्व करता है, रेसमिक मिक्सचर को इन्वॉल्व करता है। रेसिफिक मिक्सचर क्या है, 50% डेक्स्ट्रो प्लस 50% लीवो, है ना। 50% क्या है, डेक्स्ट्रो है, और 50% क्या है, लीवो है। तो जब कभी भी SN1 रिएक्शन होती है तो SN1 रिएक्शन प्रोसीड्स वाया रेसमाइजेशन। और रेसमाइजेशन का मतलब क्या है, जब रेसमिक मिक्सचर बन रहा हो 50% आपका रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन है और 50% इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन है। रिटेंशन माने सेम और इन्वर्जन माने उल्टा हो जाना। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, रिटेंशन प्लस इन्वर्जन दोनों होते हैं यहाँ पर, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होते हैं यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म के अंदर। जबकि SN2 मैकेनिज्म में, खाली SN2 मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन। देख लेते हैं SN2 मैकेनिज्म को एक बार। SN2 मैकेनिज्म, ठीक है, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। फर्स्ट पार्ट हमारा SN1 था, दूसरा है SN2, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकंड ऑर्डर या बायोमोलिकुलर। इट इज बायोमोलिकुलर रिएक्शन, ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। और बायोमोलिकुलर का मतलब हो गया यहाँ पर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। कैसा ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। ठीक है, अब देखो जनरली क्या होता है, ये आपके पास कोई भी अल्काइल हैलाइड था, ये लिविंग ग्रुप था, आपने न्यूक्लियोफाइल डाला, और न्यूक्लियोफाइल डालने के बाद आपको क्या एक्सपेक्टेड है कि आपका जो लिविंग ग्रुप है वो चला जाए और उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल आ जाए। तो लिविंग ग्रुप निकल गया और न्यूक्लियोफाइल आ गया। ठीक है, आप समझिएगा जरा ध्यान से कि इसका मैकेनिज्म क्या है। ये जनरली रिएक्शन, ये रिएक्शन जनरली एक सिंगल स्टेप में होती है। ठीक है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, इसीलिए इसको कंसर्टेड मैकेनिज्म कहा जाता है। कैसा मैकेनिज्म कहा जाता है, कंसर्टेड मैकेनिज्म। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, एक ही स्टेप में हो जाएगा। होता क्या है कि ये जो लिविंग ग्रुप है ये तो ऐसे फ्रंट में अवेलेबल है ही है। तो जनरली जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आता है तो ये न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जो लिविंग ग्रुप था
वो भी तो नेगेटिव चार्ज था, उसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी। और ये न्यूक्लियोफाइल अगर ऐसे अटैक करने की कोशिश करेगा तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा। दैट इज वाई न्यूक्लियोफाइल ऐसे अटैक ना करके वो कहता है मैं तो पीछे से अटैक करने जाऊंगा। और अगर पीछे से अटैक करने जाएगा तो एक आपका पेंटावेलेंट कार्बन कोऑर्डिनेट स्पीशीज बनेगी कुछ इस तरीके से कि ये लिविंग ग्रुप यहां पर है और न्यूक्लियोफाइल यहां पर है। ये पेंटावेलेंट कार्बन कोऑर्डिनेट स्पीशीज बनी जो कि हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल। पेंटावेलेंट कार्बन कोऑर्डिनेट स्पीशीज हाईली अनस्टेबल सिस्टम है। ऐसा सिस्टम बिल्कुल भी स्टेबलाइज नहीं किया जा सकता। ठीक, इमीडिएटली क्या होता है कि लिगेंड का बॉन्ड वीक होने लगेगा, लिगेंड मींस सॉरी लिविंग ग्रुप का जो बॉन्ड है वो वीक होने लगेगा और यहां से L माइनस निकल जाएगा ब्रेक होकर, लिविंग जो लिविंग ग्रुप है वो निकल जाएगा और जो आपका प्रोडक्ट है वो फॉर्म होगा इंक्लूडिंग योर न्यूक्लियोफाइल। तो अब आप ध्यान से देखो, अगर आप स्टीरियो केमिस्ट्री की यहीं पर बात कर लो, स्टीरियो केमिस्ट्री से पहले इसका एक बार रेट ऑफ रिएक्शन लिख देते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्योंकि एक ही स्टेप में हो रहा है तो यही इसका आरडीएस होगा, यही तो आरडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यही है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि और तो कुछ है नहीं यहाँ पर, एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो रेट जो होगा वो होगा के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जबकि SN1 में क्या था कि न्यूक्लियोफाइल की टर्म थी ही नहीं, SN1 में क्या था कि न्यूक्लियोफाइल की टर्म नहीं थी, इसलिए आप उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यूनिमोलिकुलर कहते थे। जबकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की टर्म है तो इसको आप बायोमोलिकुलर यानी कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे, है ना। तो RX पे भी डिपेंडेंट है और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंडेंट है आपका रेट। यहीं पर अगर आप स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें, अगर आप स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें SN2 मैकेनिज्म के लिए, स्टीरियो केमिस्ट्री फॉर SN2 मैकेनिज्म, स्टीरियो केमिस्ट्री फॉर SN2 मैकेनिज्म, तो एक आपका ये सिस्टम है वेजन डैश प्रोजेक्शन में, ठीक है। मान के चलिए ये आपका लिविंग ग्रुप है, आपने न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया तो ये न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है ये उस साइड से तो होगा नहीं जहां पर लिविंग ग्रुप है, तो ये तो अपोजिट साइड से अटैक होगा। और अगर अपोजिट साइड से अटैक होगा बच्चा तो ये बेसिकली आपका न्यूक्लियोफाइल उस स्टेट पे आ जाएगा जो कि अपोजिट है आपके ओरिजिनल कन्फिग्रेशन के, ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल यहां पर लग गया और L जो है लिविंग ग्रुप वो बाहर हो गया। नाउ सी, आपका लिविंग ग्रुप पीछे की तरफ लगा हुआ था और अभी जो न्यूक्लियोफाइल है वो आगे की तरफ आया है। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। क्या बोलते हैं इसे, इसे कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, ठीक है। और इस तरह के इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन को वॉल्डन इन्वर्जन पढ़ा जाता है। एनसीईआरटी में ये टर्म मिसिंग है, इसे वॉल्डन इन्वर्जन कहते हैं, ठीक। वॉल्डन इन्वर्जन, ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु स्टडीड अबाउट द SN2 स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो वॉल्डन इन्वर्जन, तो शुरुआत अगर आपने डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड से की है तो आपको जो एंड प्रोडक्ट मिलेगा वो लीवो रोटेटरी मिलेगा। और शुरुआत अगर आपने लीवो रोटेटरी कंपाउंड से की है तो आपको जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मिलेगा, ठीक है। दिस इज अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री फॉर SN2 मैकेनिज्म, SN2 बायोमोलिकुलर रिएक्शंस, राइट। सो बेसिकली अब हमने बात की है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 मैकेनिज्म की, ठीक है। SN2 मैकेनिज्म में क्या हो रहा है बेटा, यहां पर इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन है। इफ यू विल स्टार्ट विद डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड तो लीवो रोटेटरी प्रोडक्ट बनेंगे, और इफ यू विल स्टार्ट विद लीवो रोटेटरी कंपाउंड तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। ये थे बेटा SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म जिनसे आप बहुत ज्यादा डरते हैं, और डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि आपको मैं पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट एक टॉपिक आता है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन में जो जनरली आपको पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है बीटा एलिमिनेशन। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप इस एलिमिनेशन को बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं, क्यों नाम दिया गया है बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। देखिए होता क्या है कि आपके पास सपोज करो एक ये कंपाउंड है, यहां हेलोजन लगा हुआ है, दिस इज अल्फा पोजीशन, और यहां कोई बीटा हाइड्रोजन हमारे पास अवेलेबल है। कैसे कि ये जो कार्बन है ये है अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन, और इस बीटा कार्बन पे कौन से हाइड्रोजन लगे हैं, बीटा हाइड्रोजन लगे हैं। तो अब होता क्या है कि जब आप अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, तो बीटा हाइड्रोजन
यानी कि ये वाला हाइड्रोजन, और ये अल्फा से हेलोजन, ये दोनों रिमूव हो जाएंगे। रिमूव हो जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड मिल जाएगा और एक HX मॉलिक्यूल पूरी तरह रिमूव हो गया। दिस HX, रिमूवल ऑफ HX इज कॉल्ड डी हाइड्रो। डी माने रिमूवल, हाइड्रो माने हाइड्रोजन, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन हो रहा है, बीटा पोजीशन से आपका हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है, इसलिए इसे बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। इसका मैकेनिज्म जनरली पूछा जाता है, तो एक बार हम मैकेनिज्म पे ध्यान देंगे, एक बार हम मैकेनिज्म पे ध्यान देंगे कि कब हमारे पास बीटा एलिमिनेशन की कंडीशन होगी। तो मान के चलिए इस तरह का कोई कंपाउंड था, यहाँ H है, यहाँ H है और यहाँ भी H है, ये भी H है और ये भी H है। आपने क्या किया, आपने इसमें अल्कोहलिक KOH डाला। अब जरा समझो, अल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH में डिफरेंस समझो। देखो, अल्कोहलिक KOH का मतलब होता है इथेनॉल C2H5OH प्लस KOH। आपको पता है अल्कोहल्स माइल्ड एसिडिक होते हैं, तो ये एक सॉल्ट फॉर्म करेंगे C2H5O माइनस K प्लस, पोटेशियम इथॉक्साइड इसे कहते हैं। और इस पोटेशियम इथॉक्साइड में से मुझे जो ये इथॉक्साइड है इससे काम लेना है, इथॉक्साइड आयन, इसे क्या बोलते हैं, इथॉक्साइड आयन, इथॉक्साइड आयन, मुझे इससे काम लेना है। इथॉक्साइड आयन यानी कि अल्कोक्साइड आयन आर स्ट्रॉन्ग बेस, दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। जबकि एक्वस KOH के साथ क्या कहानी है बेटा, एक्वस KOH के साथ कि वाटर है और KOH है, यानी कि सिर्फ आपको क्या मिल रहा है, OH माइनस आयंस मिल रहे हैं। और OH माइनस आयंस कैसे बेस होते हैं, वीक बेस होते हैं। कैसे बेस होते हैं, वीक बेस। मुझे क्या चाहिए, मुझे स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, अल्कोहलिक KOH डालता हूं, यानी कि इथॉक्साइड आयन को डालता हूं। अब ये जो इथॉक्साइड आयन है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये जो हाइड्रोजन है बीटा पोजीशन पर ये एसिडिक है, तो ये क्या करते हैं, ये इस एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक कर देते हैं। और जैसे ही ये इस एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे, ये जो बॉन्ड डेंसिटी है ये कार्बन के पास ऐसे शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि वो तो बेस उस हाइड्रोजन को कैप्चर करके निकल जाएगा। तो कार्बन आयन विल बी फॉर्म्ड, क्या बनता है, कार्बन आयन बन जाता है। ठीक, ये हमारा हेलोजन बना। तो ये जो कार्बन आयन बना, इस कार्बन आयन में अब हेलोजन की क्या टेंडेंसी है, टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये जो माइनस चार्ज है ये ऐसे शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, और हेलोजन विल बी लीव आउट फ्रॉम द सिस्टम, हेलोजन विल बी लीविंग आउट फ्रॉम द सिस्टम, माइनस ऑफ X माइनस। तो अब क्या होगा इस कंडीशन में कि HCH डबल बॉन्ड CH एंड H, यहां पर हाइड्रोजन्स थे, तो ये एक एल्कीन फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया, एल्कीन फॉर्म हो गया। अब बात थोड़ी सी ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि हम एल्कीन को फॉर्म कर रहे हैं, हम किसको फॉर्म कर रहे हैं, हम एल्कीन को फॉर्म कर रहे हैं। और जब एल्कीन का फॉर्मेशन होता है तो एक रूल है जो काम करता है, उस रूल का नाम क्या है, सिडजेफ रूल। क्या नाम है, सिडजेफ्स रूल, सिडजेफ्स रूल। और सिडजेफ रूल क्या कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी फेवर्ड एज मेजर प्रोडक्ट, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन will be favored as major product। जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होते हैं उनको आप मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं, और वो ही मेजर प्रोडक्ट बनते हैं। दरअसल क्या है ना बेटा, ये सिडजेफ को क्या रातों रात सपने आए थे कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी फेवर्ड एज मेजर प्रोडक्ट, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा उसको आप मेजर प्रोडक्ट कहेंगे? क्या ये सिडजेफ को सपना आया था? नहीं भैया, ये सिडजेफ को सपना नहीं आया था। ये तो रिएक्शन मैकेनिज्म की कहानी है। मैकेनिज्म में कुछ ऐसा हो रहा है कि जो स्टेबल कार्बोकटायन या कार्बन आयन के तरीके से फॉर्म होगा, राइट। जब आप इसका मैकेनिज्म स्टडी करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि यहां से जो X माइनस निकला है, इस X माइनस के बाद ये जो एल्कीन है वो बनना चाहिए जब स्टेबल आपका इंटरमीडिएट फॉर्म हो। और स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म कैसे होगा, उसी चीज को सिडजेफ ने कहा कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी फेवर्ड एज मेजर प्रोडक्ट। जिन एल्कीन के पास ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होता है वही हमारे मेजर प्रोडक्ट होते हैं। इफ देयर इज अ चांस टू फॉर्म एल्कीन, मोर देन वन एल्कीन, एक से ज्यादा एल्कीन अगर आप बना सकते हैं, एक से ज्यादा तरह के बीटा हाइड्रोजन आपके पास हैं, अगर एक से ज्यादा एल्कीन आप बना सकते हैं
तो उस केस में हमेशा जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो होगा जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, क्योंकि ये कौन कहता है, ये कहता है सेडजेफ रूल। ठीक है, दिस इज दी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। चलिए सर, एक और थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है आपके लिए, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन जल्दी से देख लेते हैं। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, वो रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। 3 रिएक्शंस मैं आपको यहां पे पढ़ाऊंगा, 4। पहला, अगर किसी भी अल्काइल हलाइड को 2 मोल सोडियम के साथ ट्रीट किया जाए, एलिफेटिक हलाइड को, ठीक है, एलिफेटिक को, और ड्राई ईथर आपका मीडियम हो, वाटर एज अ मीडियम नहीं रख सकते क्योंकि सोडियम के साथ आप काम कर रहे हो, सोडियम के साथ काम कर रहे हो तो वाटर मीडियम क्यों नहीं होगा भाई, विगरस रिएक्शन होती है, पता होगा आप लोगों को। तो दोनों आर आपस में जुड़ जाते हैं और 2 मोल्स ऑफ NaX बाहर निकल जाता है। इस रिएक्शन को उड्स रिएक्शन कहते हैं, WURTZ, उड्स रिएक्शन। ठीक है, एक दूसरा मेथड भी है हमारे पास, अगर हम एरोमेटिक हलाइड्स को ले लें। अगर हमारे पास इस तरह का कोई सिस्टम है, ये एरोमेटिक हलाइड है, फिर से 2 मोल सोडियम ले लीजिए, फिर एक और एरोमेटिक हलाइड ले लीजिए, ठीक है, ये इस तरीके से। तो अब होता क्या है कि ड्राई ईथर में जब आप रिएक्शन कराओगे, सेम ही रिएक्शन है कि दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगी, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो 2 बेंजीन रिंग को आपने आपस में जोड़ दिया इस तरीके से, तो ये कंपाउंड बन गया डाइफिनाइल। या तो डाइफिनाइल पढ़ लीजिए या बाइफिनाइल पढ़ लीजिए, एक ही बात है, डाइफिनाइल और बाइफिनाइल। ठीक है, और साथ में 2 मोल सोडियम सॉल्ट बाहर निकल गया। इस रिएक्शन को फिटिग रिएक्शन कहते हैं बेटा, फिटिग रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फिटिग रिएक्शन। ऊपर क्या था, उड्स रिएक्शन था, जब एलिफेटिक हलाइड थे तो उड्स रिएक्शन था, जब एरोमेटिक हलाइड थे तो फिटिग रिएक्शन था। और ये जो फिटिग रिएक्शन में डाइफिनाइल प्रोड्यूस हो रहा है, ये बहुत बार पूछा गया है CBSE में, डाइफिनाइल का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो आप ये सीधा रिएक्शन लिख सकते हो। ठीक है, एक है इन दोनों का कॉम्बिनेशन कि भाई एक अल्काइल हलाइड ले लीजिए, 2 मोल सोडियम ले लीजिए और एक एरोमेटिक हलाइड ले लीजिए, इस तरीके से एरोमेटिक हलाइड। ठीक है, ये वाले। तो अब होता क्या है कि ड्राई ईथर में जब आप रिएक्शन कराएंगे तो अल्काइल ग्रुप एरोमेटिक ग्रुप के ऊपर जाके लग जाएगा। ठीक है, तो ये बेंजीन के ऊपर R ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन विल बी फॉर्म्ड और 2 मोल सोडियम सॉल्ट बाहर निकल जाएगा, तो 2 मोल्स ऑफ NaX। क्योंकि ये ऊपर वाली दोनों रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इस रिएक्शन को उड्स फिटिग रिएक्शन कहते हैं। आधा पार्ट उड्स का, आधा पार्ट फिटिग का, नाम बन गया उड्स फिटिग रिएक्शन। ठीक है, बिल्कुल समझ आया, उड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन और उड्स फिटिग रिएक्शन। चलिए अब समझिए थोड़ा सा और आगे की कहानी को, कि अगर हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा दें, चौथी रिएक्शन है ये, कि अगर हम अल्काइल हलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा दें और ड्राई ईथर हमारे पास मीडियम हो, तो एक कंपाउंड फॉर्म होता है RMgX। इस RMgX को बेटा आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हो। क्या बोलते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, दिस इज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन यहां पूछा जाता है कि RMgX को अगर मैं वाटर के साथ रिएक्ट करा दूं तो क्या बनेगा, नियरेस्ट हाइड्रोकार्बन और मैग्नीशियम का सॉल्ट MgXOH। ये जो RH है ये क्या है, नियरेस्ट हाइड्रोकार्बन बन गया, नियरेस्ट हाइड्रोकार्बन, नियरेस्ट हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया CBSE में, कैसे पूछा ये क्वेश्चन, CBSE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। कैसे पूछा भाई, ये पूछा एक्सप्लेन व्हाई Grignard reagents should be prepared, Grignard reagents should be prepared under anhydrous conditions, under anhydrous conditions, anhydrous condition। anhydrous बोले तो जब पानी अवेलेबल नहीं है। ठीक है,
एनहाइड्रस कंडीशन का क्या मतलब है कि जब वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल नहीं है, और वाटर अवेलेबल नहीं है तो रिएक्शन कैसी हो गई, एनहाइड्रस मीडियम में हो गई। तभी तो आप देखो ऊपर ड्राई ईथर आपने यूज किया था, बिकॉज मैग्नीशियम इज अ रिएक्टिव मेटल। ठीक है, तो अगर RMGX गिरनार्ड रिएजेंट वाटर के साथ रिएक्ट कर जाए तो वो नियरेस्ट हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, नियरेस्ट हाइड्रोकार्बन में। तभी हम कहते हैं कि नियरेस्ट हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होने के बाद जो हमारा गिगनार्ड रिएजेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, यहां तक समझ आती है, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल क्लियर है बात। चलिए, एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिलिक, PHILIC, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किसकी, हेलोएरीन्स की। पहले तो समझ लो कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आखिर हुई कैसे। देखो यार, ये हेलोएरीन है, ठीक है, ये हेलोजन जब लगा हुआ है तो इसके पास इस तरह के लोन पेयर्स है, और ये लोन पेयर अब क्या काम करेंगे, क्योंकि हेलोजन इज, यू कैन से इट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द बेंजीन रिंग, तो ये यहाँ शिफ्ट हुआ और ये बॉन्ड डेंसिटी यहाँ शिफ्ट हुई, तो आपके पास एक स्ट्रक्चर बना C-, डबल बॉन्ड X पॉजिटिव, बॉन्ड डेंसिटी यहाँ पर और यहाँ पर। आप रेजोनेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये माइनस चार्ज को आप लेकर आए और पाई बॉन्ड को आप यहाँ लेकर आए, तो एक स्ट्रक्चर और बना कि दिस इज नेगेटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ऊपर X पॉजिटिव। ठीक है, आपने नेक्स्ट में क्या किया, आप इस माइनस चार्ज को अंदर लेकर गए और आप इस डबल बॉन्ड को ऊपर लेकर जाएंगे, माइनस चार्ज को आप अंदर लेकर गए, डबल बॉन्ड को आपने ऊपर शिफ्ट किया, तो आपके पास एक और स्ट्रक्चर बना, दिस इज माइनस डबल बॉन्ड X पॉजिटिव, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा भाई, ये माइनस चार्ज वापस से अंदर आ जाएगा टू रीस्टैब्लिश दी रेजोनेंस। ठीक है, कॉन्जुगेशन को दोबारा लाने के लिए X के इलेक्ट्रॉन्स वापस उसको दे दिए जाएंगे और वापस से आपका जो बेंजीन है, हेलोएरीन है, वो फॉर्म होगा। अब अगर आप देखें तो देयर आर 5 स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये जो 5 स्ट्रक्चर हैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने आपके हेलोएरीन के। आपसे पूछा जाता है, एक सवाल है आपकी एनसीईआरटी का, कि येट क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हाई। आपका एक सॉल्व एग्जांपल है ये एनसीईआरटी का, मुझे आज भी याद है, मेरे बोर्ड एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था और उस समय मुझे ये नहीं आता था। चलिए, ये बना ऑर्थो, पैरा पर यहाँ पर चार्ज है और ऑर्थो पर चार्ज है, तो ऑर्थो और पैरा पर आपका केवल नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है, अगर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है, तो कौन कौन सी पोजीशंस अवेलेबल हैं भाई, एक तो ऑर्थो अवेलेबल है, पैरा अवेलेबल है और दूसरा वाला ऑर्थो अवेलेबल है। क्या कहीं पर मेटा पोजीशन अवेलेबल है पूरे पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हेलोजन है, जो हेलोजन है X, वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो होता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, येट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर, येट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और इसी बात का अब हम फायदा उठाएंगे। ये सवाल ना बहुत बार सीबीएसई में पूछा गया है, सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ठीक, क्यों कि X जो है, हेलोजन जो है, वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, बट फिर भी वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने के साथ साथ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है नेचर में। और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है, क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इस चीज को सपोर्ट करते हैं। ठीक, चलिए, अब अगर आपको स्ट्रक्चर्स पढ़ ही लिए हैं आपने, तो जल्दी से 5 रिएक्शंस हैं। पहली रिएक्शन, लेट्स से हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन कैसे कराएंगे आप, मान के चलिए ब्रोमोबेंजीन है आपके पास ऑलरेडी, अगर आप इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करा दें, FeBr3 के साथ डार्क में,
तो बेसिकली क्या होगा, ऑर्थो और पैरा डायब्रोमोबेंजीन आपके बन जाएंगे। ऑर्थो डायब्रोमो बनेगा और एक बार पैरा डायब्रोमो बनेगा, एक ब्रोमीन ऊपर और एक ब्रोमीन नीचे। इनमें से मेजर कौन, पैरा वाला, ठीक है, और ये कौन, माइनर, ऑर्थो वाला। ठीक। दूसरी रिएक्शन है बेटा नाइट्रेशन की। तो जब कभी भी आप नाइट्रेशन करा रहे होंगे उस टाइम पर, लेट से ये ब्रोमोबेंजीन है और नाइट्रेशन कराने के लिए मुझे चाहिए कॉन्सनट्रेटेड HNO3 और साथ में कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, HNO3 और H2SO4। तो जब आप ये रिएक्शन कराएंगे, ब्रोमीन तो अपनी पोजीशन पे है, एक बार ऑर्थो पे नाइट्रो आकर लगेगा और एक बार पैरा पर नाइट्रो आके लगेगा। ब्रोमीन यहाँ पर और पैरा पे नाइट्रो। तो पैरा वाला क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, और ऑर्थो वाला क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये दो रिएक्शंस हो गए हेलोजिनेशन और नाइट्रेशन के। ठीक है, उसके बाद एक सल्फोनेशन है, वो आप लोग कर सकते हैं ज़रूर, मैं उसको नहीं लिख रहा। और चौथा एक रिएक्शन आता है हमारे पास, फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट्स, फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइलेशन में क्या होता है कि मान के चलो आपके पास एक रिएक्टेंट है, लेट से ब्रोमोबेंजीन ही है। इस ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन आप किसी भी लेट से मिथाइल ब्रोमाइड से करा दीजिए, बट एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। देखो जब बात फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की होती है ना बेटा, तो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड ही आपको यहाँ पर लेना चाहिए, क्योंकि ये नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन में ना आप कभी भी जो रिएजेंट है उसको अपने अकॉर्डिंग बदल नहीं सकते। वो बात अलग है, ये रिएक्शन मैं चाहूं तो इन रिएजेंट्स के अलावा और भी किसी रिएजेंट से करा सकता हूं, लेकिन जब हम फ्रीडल क्राफ्ट पढ़ रहे हैं तो सिर्फ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करिए। तो जो अल्काइल ग्रुप आपने लिया है वही अल्काइल ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके लग जाएगा। तो पैरा पोजीशन वाला बनेगा मेजर और ऑर्थो वाला बनेगा कैसा, माइनर। बात आई समझ में। एक और इससे मिलती जुलती रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट्स असाइलेशन। ठीक है, देखो इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा, असाइल ग्रुप को आप इंट्रोड्यूस करते हो। जैसे सपोज करो आपके पास ब्रोमोबेंजीन है, ठीक है, इस ब्रोमोबेंजीन के ऊपर आपने क्या किया, एक असाइल ग्रुप CH3C डबल बॉन्ड ओ, लेट्स से Cl, आपने कोई भी उसका सॉल्ट लिया और एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ आपने रिएक्शन करा दी, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ आपने रिएक्शन करा दी। यहाँ पर ब्रोमीन की जगह क्लोराइड अगर आप ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से रिएक्शन प्रोसीड करेगा, क्योंकि AlCl3 हमने लिया है इसलिए हम क्लोराइड सॉल्ट प्रेफर कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, आइदर ऑर्थो पोजीशन पे COCH3 लग जाएगा और साथ में पैरा पोजीशन पर COCH3 लग जाएगा। जल्दी से मुझे बताओ दोनों में सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, फेवरेबल प्रोडक्ट क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन की पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन। क्यों बनेगा पैरा पोजीशन, स्टेबल है, पैरा पोजीशन कैसी है, स्टेबल है, और यहाँ क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो इसलिए ये माइनर होगा और ये मेजर होगा। ठीक है, तो हो गई रिएक्शंस हमारी, सारी रिएक्शंस खत्म। इसके बाद आपने एक टॉपिक देखा होगा बेटा, पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। क्या देखा होगा, पॉली हेलोजन कंपाउंड्स, पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। और इन कंपाउंड्स को आपको बुक में से सिर्फ क्या क्या पढ़ना है वो मैं यहां आपको बता रहा हूं। पहला जो आपने पढ़ना है वो पढ़िएगा क्लोरोफॉर्म के बारे में, क्लोरोफॉर्म के बारे में। दूसरा आप पढ़िएगा आइडोफॉर्म के बारे में, आइडोफॉर्म। ठीक है, और तीसरा आप जरूर पढ़ के जाइएगा DDT के बारे में, DDT। ठीक है, क्लोरोफॉर्म में एक फेमस क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनता है कि व्हाई इट इज केप्ट इन डार्क कलर बॉटल्स, व्हाई इट इज केप्ट इन
kept in dark color bottles. डार्क कलर बॉटल्स में क्यों रखा जाता है क्लोरोफॉर्म को? वो इसलिए क्योंकि सनलाइट के साथ अगर रिएक्शन करे, आंसर क्या है, सनलाइट के साथ अगर रिएक्शन करे क्लोरोफॉर्म CHCl3 सनलाइट के साथ रिएक्शन करे ऑक्सीजन में, तो होता क्या है कि एक गैस प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है फॉस्जीन। क्या नाम है? फॉस्जीन। और ये फॉस्जीन कैसी गैस है? कैसी गैस है फॉस्जीन? पॉइजनस गैस है, पॉइजनस। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं हम इसको डार्क कलर बॉटल्स में रखते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है आइडोफॉर्म से? आइडोफॉर्म से बनता है क्वेश्चन एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में, कि भैया आइडोफॉर्म एंटीसेप्टिक होता है, क्यों होता है? एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है आइडोफॉर्म में, क्यों होती है? उसका आंसर लिख लीजिएगा, ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन। ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन। लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन। तो आइडोफॉर्म से CHI3 जो कि फॉर्मूला है, उससे फ्री आयोडीन लिबरेट होती है, इसीलिए लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन की वजह से एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी आपके आइडोफॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। जो लास्ट क्वेश्चन आपसे बनता है DDT का, वो DDT का क्वेश्चन है कि भैया यूजेस बता दीजिए DDT के और स्ट्रक्चर बता दीजिए। दोनों ही आपको NCERT में दिए हैं। यूजेस की अगर मैं बात करूं तो इट इज जनरली यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स। कैसे यूज करते हैं इसको? इंसेक्टिसाइड्स की तरह यूज करते हैं। क्यों करते हैं इंसेक्टिसाइड्स की तरह यूज? मच्छरों को मारने के लिए यार। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, इसका नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ट्राइक्लोरो इथेन। इससे बाहर इस चैप्टर में कुछ नहीं आएगा। चैप्टर फिनिश। आई होप यू ऑल लाइक द लेक्चर, और अगर पसंद आया है तो भाई बहुत जल्दी से फटाफट फटाफट कमेंट करके बता दो क्या अच्छा लगा लेक्चर में, क्या नया सीखने को मिला। और एक चीज़ और, अगर पढ़ाई करनी है शिद्दत के साथ तो देखो 70/70 का टारगेट लेकर चलो केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि लाना आसान है। ठीक है, बिल्कुल आए हैं मेरे पढ़ाए हुए बच्चों के 101%, 70 में से 70 मार्क्स आए हैं थ्योरी के अंदर। आप भी बहुत ध्यान से अगर पढ़ोगे, सारी बातों को फोकस करोगे तो 70/70 स्कोर कर सकते हो। ठीक है, चलिए बहुत जल्दी हम शुरू करेंगे अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, यानी कि कल की क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहो, कीप स्टडिंग।